अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, आज हम अपने प्रोजेक्ट अप्रेजल में थर्ड एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं जिसको कहते हैं टैक्सेशन इन प्रोजेक्ट अप्रेजल। हमने ये बात ऑलरेडी कर ली हुई है कि जो आपकी कॉम्प्लेक्स एनपीवी है उसमें हमने कहा था चार एडजस्टमेंट्स आती हैं। पहली एडजस्टमेंट एनपीवी में रेलेवेंट कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। अच्छा, दूसरी एडजस्टमेंट जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी कि एनपीवी में क्योंकि आपका जो फ्यूचर कैश फ्लोज हैं वो 1 साल से ज़्यादा होंगे, तो हम ईयर 1 से ऑनवर्ड जितने भी कैश फ्लोज हैं उनको इन्फ्लेट करके एनपीवी में लेंगे अगर क्वेश्चन में इन्फ्लेशन रेट दिया होगा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये एग्जांपल 17.2829 और इवन 17.30 ये तीनों इन्फ्लेशन की हैं। ये आप कीजिएगा, अगर नहीं भी की तो कर लें। हम जब लाइव क्लास होगी तो उसमें इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो एनपीवी विद रेलेवेंट कॉस्टिंग, एनपीवी विद इन्फ्लेशन। उसके बाद अगली आज एडजस्टमेंट है हमारी कि अगर क्वेश्चन में उसने आपको टैक्स रेट दे दिया हो, टैक्स रेट आना ज़रूरी है, तो फिर आपको एनपीवी विद टैक्सेशन की एडजस्टमेंट भी करनी है। और आखिरी है वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट। जब ये चार एडजस्टमेंट्स हमारी मुकम्मल होती हैं देन हम पास्ट पेपर का कोई भी क्वेश्चन जो एनपीवी से रिलेटेड या इस चैप्टर से रिलेटेड है वो कर सकते हैं। तो अभी हम ये दो एडजस्टमेंट कर चुके हैं, आज हम तीसरी एडजस्टमेंट करेंगे। इनसे रिलेटेड जितने भी पास पेपर के क्वेश्चन हैं ये हमने अब डिस्कस करने हैं जब हमारी ये एडजस्टमेंट्स मुकम्मल हो जाएंगी। आते हैं ज़रा अपने टैक्सेशन की एडजस्टमेंट की तरफ। तो बेटा जब भी एनपीवी में टैक्सेशन की एडजस्टमेंट आती है जी, तो उसकी तीन इम्प्लीकेशंस आती हैं, यानी आपके क्वेश्चन में तीन इम्पैक्ट्स आते हैं। पहला इम्पैक्ट ये है कि जो भी आप अपने प्रोजेक्ट के एसेट्स खरीदेंगे, नॉन करंट एसेट, उसके ऊपर टैक्स वाले आपको डेप्रीसिएशन एक्सपेंस अलाउ करेंगे। तो सबसे पहले टैक्स डेप्रीसिएशन आपको परमिट की जाती है और ये हम अपने एनपीवी के टेबल में कंसीडर करेंगे। दूसरा, जो आप प्रोजेक्ट के एसेट्स हैं जब उनको बेचेंगे आखिरी साल में, तो आखिरी साल में उन पे टैक्स गेन और लॉस की इम्प्लीकेशन आएगी। यानी पहली दो एडजस्टमेंट यही हैं कि जो भी आपने प्लांट मशीन बिल्डिंग फर्नीचर खरीदा है उसके ऊपर टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन क्या होती है, इसके ऊपर हम नीचे बात करते हैं। तो पहली तो डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स आएगी। दूसरा, जब उनको आप आखिरी साल में, ये हर साल आएगी। अच्छा, जो डिस्पोजल के ऊपर टैक्स गेन लॉस है ये लास्ट ईयर में आएगा, प्रोजेक्ट के आखिरी साल में आएगा, ठीक है। और उसके बाद जो आप प्रॉफिट कमाएंगे प्रोजेक्ट के ऊपर, तो वो प्रॉफिट पे टैक्स पेमेंट, या अगर लॉस हुआ तो उस पर टैक्स सेविंग। तो बेटा तीन इम्प्लीकेशंस आएंगी। पहली इम्प्लीकेशन है टैक्स डेप्रीसिएशन, ठीक है। अच्छा, अब आपके जहन में ये आ रहा होगा कि सर डेप्रीसिएशन तो एक नॉन कैश आइटम है, डेप्रिसिएशन तो एक नॉन कैश आइटम है, इसी तरह ये टैक्स गेन और लॉस भी नॉन कैश आइटम है, तो हमने इसको एनपीवी में क्यों लेना है? बेटा टैक्स पर्पस के लिए आप इसको लेंगे टेम्परेरीली। मैं लफ्ज क्या बोल रहा हूँ, हम टेम्परेरीली इनको लेंगे ताकि हमारा टैक्स जितना बच सकता है वो बच जाए। तो टैक्स को सेव करने के लिए हम इनको कंसिडर करेंगे और टेम्परेरीली करेंगे। तो अगर मैं ये तीन बुलेट्स नीचे पढ़ूं तो ये देखें लिखा हुआ है, टैक्स डेप्रिसिएशन इज एन एडमिजिबल एक्सपेंस फॉर टैक्स पर्पस। एडमिजिबल एक्सपेंस वो एक्सपेंस होता है जिसको टैक्स वाले प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए आपको सेल में से लेस करने की इजाजत देते हैं। जितने एक्सपेंस हमें इजाजत देंगे उतना हमारा प्रॉफिट कम होता है। वो कहता है although it is a non cash expense but it reduces the taxable profit of the project and consequently हमारी टैक्स लाइबिलिटी भी कम होगी।
देखिए मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपकी एनुअल सेल, मिसाल के तौर पर सेल 1 लाख है, माइनस वेरिएबल कॉस्ट 30,000 है, फिक्स कॉस्ट 10,000 है। अगर हम ये टैक्स डेप्रिसिएशन लेस नहीं करते तो फिर हमें 60,000 पे टैक्स देना पड़ेगा। अगर टैक्स 30% पे करना हो तो हमें 60,000 पे टैक्स देना पड़ेगा, 18,000। और यही अगर हम डेप्रिसिएशन लेस कर लें, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन नहीं, टैक्स अलाउ की जो डेप्रिसिएशन है, अगर हम वो लेस कर लें, टैक्स वाले जो अलाउ करते हैं, टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स रूल्स के मुताबिक, अगर हम 20,000 की टैक्स डेप्रिसिएशन लेस कर दें तो फिर हमें 40,000 पे टैक्स देना पड़ेगा। ये हमारा कहलाएगा टैक्सेबल प्रॉफिट। कहाँ आपको 18,000 का टैक्स देना पड़ रहा है, कहाँ आपको 12,000 का टैक्स देना पड़ रहा है। तो पॉइंट ये है कि आल्दो ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है, लेकिन आपका इससे प्रॉफिट प्रोजेक्ट का कम होगा और आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम होगी। इसीलिए हमने टैक्स डेप्रिसिएशन को एज एन एक्सपेंस हर साल लेस करना है। तो वो कहता है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनिशियली एनुअल टैक्स डेप्रिसिएशन इज डिडक्टेड फ्रॉम एनुअल ऑपरेटिंग कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट। पहले आपने इसको लेस कर देना है ताकि आप इस एक्सपेंस की वजह से ये टैक्स बचा सकें। उसके बाद वो कहता है लेटर ऑन आपने इसको ऐड बैक करना है। जब आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाए ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाए, तो फिर ये नॉन कैश एक्सपेंस होने की वजह से आपने इसको जो लेस किया हुआ था इसको ऐड बैक कर देंगे, यानी इसका रिवर्सल करेंगे, ताकि ये जो 28,000 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है ये कैश फ्लोज में दोबारा कन्वर्ट हो जाए। तो असूल ये है कि टैक्स डेप्रिसिएशन को पहले हर साल लेस करना है। क्यों लेस करना है, बार बार आपके दिमाग में आएगा क्यों लेस करना है, ताकि टैक्स की लाइबिलिटी या टैक्स की पेमेंट कम बने। और बाद में एड बैक क्यों करना है, क्योंकि हमारी एनपीवी में कैश फ्लोज इस्तेमाल होते हैं। तो जब आप डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं तो वो कैश फ्लोज नहीं रहते, फिर वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अब हमारा इसका मतलब है स्ट्रक्चर क्या बनेगा कि हम एनुअल सेल में से एनुअल वेरिएबल कॉस्ट, एनुअल फिक्स कॉस्ट और माइनस एनुअल टैक्स डेप्रिसिएशन करेंगे। तो ये हमारे पास टैक्सेबल प्रॉफिट आ जाएगा, यानी वो प्रॉफिट जिस पे टैक्स लगना है। माइनस टैक्स करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, और उसके बाद डेप्रिसिएशन ऐड बैक करेंगे तो ये एनुअल ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आएंगे। पहले डेप्रिसिएशन को लेस करना है, बाद में ऐड बैक। ले जी, ये पहला पॉइंट हो गया। अभी हम इस बहस में नहीं पढ़े कि टैक्स डेप्रिसिएशन निकालनी कैसे है, टैक्स डेप्रिसिएशन की डिटेल में फर्दर हम जाएंगे। तो आपने टैक्स का सब्जेक्ट पढ़ा है या नहीं पढ़ा, बस आप इतना जहन में रखें कि आपको आपके एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लेने की जो इजाज़त मिलती है टैक्स वालों की तरफ से, तो हम वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज़रूर लेंगे अपनी एनपीवी के टेबल में। पहले माइनस करेंगे, बाद में ऐड बैक कर देंगे। अच्छा, उसके बाद जब आप प्रोजेक्ट का आखिरी साल आता है तो आप जो भी नॉन करंट एसेट है उसको बेचते हैं, तो बेचने पर गेन या लॉस होगा। तो फॉर एग्जांपल आप जब आखिरी साल एसेट बेचेंगे, अगर गेन होगा या लॉस होगा तो आपने उस गेन या लॉस का भी ट्रीटमेंट करना है। ठीक है। इसका भी ट्रीटमेंट तकरीबन उसी तरह होगा जैसे डेप्रिसिएशन का है। तो टैक्स गेन और लॉस का आखिरी साल में ट्रीटमेंट करना है। तो आखिरी साल में आपने इसका ट्रीटमेंट क्या करना है कि आपका अगर आखिरी साल में गेन ऑन डिस्पोजल हुआ तो उसको ऐड कर देंगे, और अगर लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ उसको लेस करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये गेन और लॉस कैसे कैलकुलेट होगा, ये हम लेटर ऑन बात करेंगे। उसके बाद तीसरी चीज़ है कि कंपनी को अपने टैक्सेबल प्रॉफिट्स पे टैक्स पे करना पड़ता है, और ये कंपनी का कैश आउटफ्लो है। ठीक है। अगर कंपनी का लॉस निकल आए ना तो कंपनी को टैक्स की सेविंग मिलती है। टैक्स सेविंग का मतलब होता है कि कहीं और आपको टैक्स कम देना पड़ेगा। अब मैं बता देता हूँ ये टैक्स सेविंग का क्या मतलब है। मिसाल के तौर पर 1 लाख की सेल है, 40,000 की वेरिएबल कॉस्ट है, 20,000 की फिक्स कॉस्ट है,
50,000 की टैक्स डेप्रिसिएशन है। जब आप इसको लेस करते हैं तो ये 10,000 टैक्सेबल लॉस आ जाता है, लॉस। अब ये जब लॉस आ जाता है तो आपने इस लॉस पे टैक्स निकालना है और उस टॉप टैक्स को पॉजिटिव रखना है। इसको बोलते हैं टैक्स सेविंग। इस 3,000 का मतलब ये नहीं होता कि टैक्स वाले आपको टैक्स वापस करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि आपको कहीं और टैक्स देना होना, तो 3,000 रुपए से आपकी टैक्स लाइबिलिटी वहां पे कम हो जाएगी। इसीलिए इसको बोलते हैं टैक्स की सेविंग। तो जब भी आपका लॉस निकलेगा तो उस पर टैक्स की सेविंग होगी, जब भी प्रॉफिट निकलेगा तो उस पर आपको टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो ये बात आप जेहन में रखें कि आपकी 3 चीजें हैं जिनका ट्रीटमेंट आना है। एक तो हर साल की डेप्रिसिएशन लेस करनी है एज एन एक्सपेंस। गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल आखिरी साल में एड लेस करना है। और फिर जो प्रॉफिट लॉस आएगा उस पर टैक्स कैलकुलेट करना है। अब अगर हम एनपीवी का फॉर्मेट बनाए जरा रफ सा, तो हमें ये तीनों चीजें कैसे किस पॉइंट पर एडजस्ट करनी है ये देख लें जी जरा फॉर्मेट। जी ये फॉर्मेट देख लें। मिसाल के तौर पर मैं 4 साल का एनपीवी का टेबल बना रहा हूँ। अच्छा जी। हमें पता है सबसे पहले हम एनुअल इनकम या एनुअल सेल लेते हैं। तो मेन हेड्स लिखूंगा। अगर इन्फ्लेशन होगा तो इसको इन्फ्लेटेड लेंगे, ईयर 1 से ऑनवर्ड। अच्छा, एनुअल सेल में से हम लेस करते हैं एनुअल वेरिएबल कॉस्ट। वो अब नाम नहीं मैं नीचे लिख रहा, मटेरियल लेबर बहुत कुछ होता है। तो वो आप लेस करेंगे हर साल। अच्छा, अगर इन्फ्लेशन हुआ तो हम ये इन्फ्लेटेड फिगर लेस करेंगे। उसके बाद हम लेस करेंगे एनुअल इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट। हर साल की इंक्रीमेंटल या एडिशनल फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे। अगर इन्फ्लेशन हुआ तो ये भी इन्फ्लेटेड लेस करेंगे। अच्छा, इसके बाद फिर हमने लेस करनी होती थी कोई भी एनुअल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कोई एनुअल कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन था, एनुअल रेंटल इनकम फॉरगॉन थी। तो वो जो भी कंट्रीब्यूशन आपको आना था वो इन्फ्लेट करके आपको मिलना था। तो इन्फ्लेटेड अगर हो तो वो इन्फ्लेटेड लेस करना है कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन। इसके बाद अब आपने लेस करनी है हर साल की एनुअल टैक्स डेप्रिसिएशन। हर साल का एनुअल टैक्स डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लेस करना है। और ये वर्किंग करके आएगा, नॉर्मली ये वर्किंग वन होती है। तो एनुअल टैक्स डेप्रिसिएशन लेस करनी है हर साल। क्यों? आल्दो ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है, लेकिन हम इसको हर साल लेस करेंगे। ये कैलकुलेट कैसे करनी है इसके बारे में बात करते हैं। इसका मतलब है ये जो ऊपर आपने सेल लिखी ये कैश इनफ्लो था। ये जो वेरिएबल कॉस्ट लिखी, ये जो फिक्स कॉस्ट लिखी, या ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिखी, ये एज अ कैश आउटफ्लो आए हैं। लेकिन ये जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया है ये नॉन कैश एक्सपेंस आया है। अच्छा, इसको लेस करने के बाद आखिरी साल में अगर गेन ऑन डिस्पोजल आ जाए तो वो ऐड कर देना है आखिरी साल में। अगर नॉन करंट एसेट को बेचने पर लॉस आ जाए तो वो लॉस ऑन डिस्पोजल को लेस कर देते हैं। ये भी नॉन कैश होता है। जिस बच्चे ने आप में से कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ी है उसको पता होगा। गेन भी नॉन कैश होता है और ये जो लॉस ऑन डिस्पोजल है ये भी नॉन कैश आइटम है। तो आपने आखिरी साल में टैक्स गेन लॉस निकालना है, ये भी वर्किंग वन से ही आ जाएगा। जब मैं डेप्रिसिएशन निकालता हूँ तो उसके बाद गेन लॉस निकालना अकाउंटिंग में जैसे निकालते हैं सेम टू सेम उसमें टैक्स में भी वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। जब आप इसे सारे को प्लस माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा टैक्सेबल प्रॉफिट एंड लॉस। टैक्सेबल प्रॉफिट एंड लॉस यानी मेन हेड्स बता रहा हूँ।
तो ये दो चीजें हैं जो मैंने नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं, जो मैंने क्या किए हैं, ये मैंने लेस किए हैं। इनको मैं जरा हाईलाइट कर लेता हूँ। जी, ये दो नॉन कैश एक्सपेंस हैं। इनको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। अच्छा, मिसाल के तौर पर मेरे पास पहले साल आ जाता है टैक्सेबल लॉस नेगेटिव में, तो लिख देंगे लॉस नेगेटिव में आएगा, प्रॉफिट पॉजिटिव आएंगे। अच्छा जी, तो जब भी क्वेश्चन में टैक्स आएगा तब आपको ये डेप्रिसिएशन एड लेस करनी है और गेन लॉस एडजस्ट करना है। अगर टैक्स रेट ना दिया हो तो फिर ये डेप्रिसिएशन भी बेकार है। टैक्स रेट का होना जरूरी है। तो ये जो टैक्सेबल प्रॉफिट लॉस आया है, इस पे आपने टैक्स की पेमेंट निकालनी है या टैक्स की सेविंग ऐड करनी है। मसलन ये जो लॉस है, इसका मसलन अगर टैक्स 30% है, तो आपने ये जो लॉस है इसका 30% लेकर पॉजिटिव टैक्स सेविंग लिखनी है। जहां जहां प्रॉफिट आया है उसका 30% लेकर आपने टैक्स उसी साल पे करना है। जहां लॉस आया होता है वहां पर टैक्स की सेविंग निकालते हैं। तो ये टैक्स निकालने के बाद ये अब आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, लेकिन मैं उसको लिखता नहीं नाम, बस ये टैक्स लेस करना है, सेविंग को ऐड करना है, सेविंग ऐड होगी। उसके बाद ये जो डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस था, इसको रिवर्स करें, ऐड बैक, यानी जो लेस की थी टैक्स निकालने के बाद इसको फौरन ऐड बैक कर दें। जितनी अमाउंट ऊपर लेस की थी उतनी अमाउंट हर साल ऐड बैक कर दें। इसी तरह ये जो गेन लॉस था, अगर आपने गेन ऐड किया था तो यहाँ पर गेन को लेस करना है, वो भी नॉन कैश होता है। और अगर आपने लॉस लेस किया था तो उसको ऐड बैक करना है। तो ये टैक्स गेन और लॉस को भी रिवर्स कर देना है, इसको भी रिवर्स करना है। गेन मैंने ऊपर ऐड किया था, नीचे लेस करना है। लॉस मैंने ऊपर लेस किया था, नीचे आकर जब आप उसका रिवर्सल करेंगे तो ये ऐड बैक करेंगे। अब हमने ये जो दो नॉन कैश चीजें थी ना, हमने इनको रिवर्स कर लिया है। ठीक है, इन दोनों का इफेक्ट नलीफाई कर दिया है। ये नलीफाई नहीं करेंगे तो नंबर कटेंगे। तो चले आ जाए जरा। ये करने के बाद जो अब आपके पास फिगर आएगी, इसको कहेंगे हर साल की, साल के तौर पर पॉजिटिव आ जाती है ये। अब तो हर साल की ये फिगर आएगी एनुअल ऑपरेटिंग कैश फ्लोस आफ्टर टैक्स। एनुअल ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स आ जाएंगे। इसके बाद आगे वही टेबल बनेगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिखेंगे जो नया एसेट ले रहे हैं, और उसकी आखिरी साल में स्क्रैप वैल्यू या जिसको रेजिजुअल वैल्यू भी कहते हैं वो लिखेंगे, और नेट कैश फ्लोज निकाल के आगे। आगे फॉर्मेट सेम है। जो चेंज आया नया, इन्फ्लेशन आने से ये जो ऊपर कैश फ्लोज थे ये इन्फ्लेटेड लिखे आप। टैक्स को इन्फ्लेट नहीं करते, टैक्स इन्फ्लेटेड ही निकलता है। डेप्रिसिएशन नॉन कैश है, ये भी इन्फ्लेट नहीं होनी। जिसके साथ मैंने इन्फ्लेटेड लिखा है वो सिर्फ इन्फ्लेट होने हैं, बाकी चीजें इन्फ्लेट नहीं होनी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट जीरो पे है, वो पहले से इन्फ्लेटेड है। स्क्रैप वैल्यू जो हमने मुस्तकबिल की एस्टिमेट की होती है, ये भी पहले से ही इन्फ्लेटेड होती है। तो नेट कैश फ्लोज निकालने के बाद आपने डिस्काउंट करना है और पीवी निकाल लेनी। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी कि हमने हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लेस करना है। नॉन कैश होने की वजह से पहले लेस करना है, बाद में ऐड बैक। गेन लॉस ऑन डिस्पोजल सिर्फ आखिरी साल एडजस्ट करना है, पहले ऐड करना है अगर गेन हुआ तो बाद में लेस। अगर लॉस हुआ आखिरी साल में तो पहले लेस करना है, बाद में ऐड बैक। और जो प्रॉफिट लॉस आएगा टैक्स पेमेंट ऑन सेविंग टैक्सेबल प्रॉफिट लॉस पे निकालनी है। ये कैश में पे करते हैं या कैश में रिसीव करते हैं, ये हमारा कैश आउटफ्लो होता है या इनफ्लो होता है, इसलिए इसको रिवर्स नहीं करना। ले जी, अब आगे आपको मसला ये आएगा कि टैक्स डेप्रिसिएशन कैसे निकालनी है।
ये गेन लॉस कैसे निकालना है सर, टैक्स की पेमेंट या सेविंग कैसे निकालनी है वो तो मैंने बता दिया है कि जो भी आपका टैक्सेबल प्रॉफिट आएगा उसको मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेट करेंगे तो ये टैक्स की पेमेंट आ जाएगी हर साल की। और अगर आपका टैक्सेबल लॉस आ गया क्वेश्चन में किसी भी साल में तो उसको तो वो टैक्स सेविंग आ जाएगी। ले जी, तो टैक्स पेमेंट या टैक्स सेविंग। चले आते हैं जरा आगे बात करते हैं कि हमने टैक्स डेप्रिसिएशन हर साल की कैसे कैलकुलेट करनी है। हर साल की टैक्स डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहली बात यह है कि टैक्स डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट क्या है। वो कहते हैं जी टैक्स डेप्रिसिएशन वो डेप्रिसिएशन होती है जो टैक्स डिपार्टमेंट के बताए हुए रेट्स और इनकम टैक्स लॉ के मुताबिक बताए हुए मेथड के मुताबिक कैलकुलेट की जाती है। और इसी डेप्रिसिएशन को कैपिटल अलाउंसेस भी कहा जाता है। यानी अगर आप कभी कोई एसीसीए का क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें कैपिटल अलाउंसेस लिखा होगा, या इवन आई कैप ने अपने सोल्यूशन में अगर कैपिटल अलाउंसेस लिखा हो तो वो टैक्स डेप्रिसिएशन के लिए होता है। तो टैक्स डेप्रिसिएशन बिल्कुल एक अकाउंटिंग की तरह डेप्रिसिएशन है, लेकिन इसका जो रेट और मेथड होता है वो टैक्स लॉ के मुताबिक होता है। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ टैक्स डेप्रिसिएशन। बेटा दो तरह की मेन टैक्स डेप्रिसिएशन है, लेकिन हमने यहाँ पे तीन तरह का ट्रीटमेंट लिखा है। एक तो आपकी बल्कि दो तरह की मेन टैक्स डेप्रिसिएशन है, दो तरह की। जी, हमारी दो तरह की मेन टैक्स डेप्रिसिएशन है। एक टैक्स डेप्रिसिएशन होती है जिसको कहते हैं इनिशियल अलाउंस। ये सिर्फ उस साल लेते हैं जिस साल आपने एसेट परचेज किया है और वो गिवन रेट पे ले लेंगे। तो मसलन आपने एक एसेट परचेज किया है तो ईयर वन में आप उसका इनिशियल अलाउंस निकालेंगे। अगर उसकी कॉस्ट फॉर एग्जांपल 1 लाख है तो 1 लाख का 25% अगर उसने कहा है तो आप 25,000 इनिशियल अलाउंस ले लेंगे। अच्छा, उसके बाद एक होती है नॉर्मल डेप्रिसिएशन। ये हर साल होती है। इनिशियल अलाउंस पहले साल होता है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन पहले साल भी होगी और नॉर्मल डेप्रिसिएशन हर अगले साल भी होगी। ठीक है, तो दो तरह की टैक्स डेप्रिसिएशन होती है। ये तीन नहीं, गलत है, ये दो तरह की टैक्स डेप्रिसिएशन होती है। एक को कहते हैं इनिशियल अलाउंस और एक को कहते हैं नॉर्मल डेप्रिसिएशन। ये गेन लॉस डेप्रिसिएशन नहीं है, ये गलती से लिखा हुआ है। ठीक है, तो दो तरह की टैक्स डेप्रिसिएशन होती है, एक इनिशियल अलाउंस और एक है नॉर्मल टैक्स डेप्रिसिएशन। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे की जाएगी। तो बेटा उसके दो मेथड है। पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में आप कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ करेंगे तो ये आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी। बिल्कुल अकाउंटिंग वाला तरीका है, लेकिन टैक्स में स्ट्रेट लाइन मेथड होता नहीं। टैक्स में चलता है दूसरा मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस। लेकिन अगर आपको कह दे स्ट्रेट लाइन तो आपने ये फॉर्मूला लगा लेना है, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप ओवर लाइफ, तो ये हर साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। मिसाल के तौर पर आपका प्लांट 1 लाख का है, उसकी लाइफ 4 साल है और प्लांट आपका 30,000 रुपए का बिकेगा, तो ये एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू या रेजिजुअल वैल्यू है। तो एनुअल टैक्स डेप्रिसिएशन आ जाएगी 1 लाख माइनस 30,000 डिवाइडेड बाय 4 साल, तो 17,500। तो पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मेथड के मुताबिक टैक्स डेप्रिसिएशन निकालने का ये तरीका है। दूसरा मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। उसमें कैसे डेप्रिसिएशन निकालते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, वो वो टेबल शायद आपको समझ ना आए, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मिसाल के तौर पर हमारा एक प्लांट है, हमने वो परचेज किया, 1 लाख रुपए का प्लांट है, 1 लाख रुपए का प्लांट है। अच्छा, उसके ऊपर जो पहली डेप्रिसिएशन है इनिशियल अलाउंस वो 25% है, सिर्फ फर्स्ट ईयर में होती है। नॉर्मल डेप्रिसिएशन जो है वो 10% है या 20% है अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं उसको।
अच्छा जी, एसड की जो लाइफ है वो 5 साल है। एसड की लाइफ 5 साल है, तो 5 साल के एंड पर हमें एस्टिमेट करते हैं कि वो एसड 15,000 रुपये का बिक जाएगा। एस्टिमेटेड रेजिजुअल वैल्यू, ये स्क्रैप वैल्यू है 15,000 रुपये। अच्छा जी, अब मैं आपसे कहता हूँ कि 5 सालों की डेप्रिसिएशन निकालें, तो आप लोग क्या करेंगे? आप पहले साल की डेप्रिसिएशन निकालेंगे, इनिशियल अलाउंस। इनिशियल अलाउंस आप कैलकुलेट करेंगे, 1 लाख की कॉस्ट है, उसके ऊपर कॉस्ट का 25%। रिड्यूसिंग बैलेंस में कॉस्ट में से scrap निकालेंगे, 1 लाख की कॉस्ट में से ये 25,000 लेस, उसका 20%। 1 लाख में से ये डेप्रिसिएशन लेस, उसका 20%, तो ये 15,000 आ जाएगी। पहले साल की टोटल डेप्रिसिएशन होगी 40,000। अब जब आप दूसरे साल की डेप्रिसिएशन निकालेंगे, नॉर्मल डेप्रिसिएशन, तीसरे साल की नॉर्मल डेप्रिसिएशन, चौथे साल की नॉर्मल डेप्रिसिएशन और 5वें साल की नॉर्मल डेप्रिसिएशन। अगर मैं आपके वाले तरीके से चलूं, तो आप लोगों ने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा कि जब आप ईयर 2 की निकालेंगे तो आप कॉस्ट में से फिर ये सारी डेप्रिसिएशन लेस करेंगे 40,000, तो हमारी 60,000 वैल्यू बचेगी, उसका 20%, तो डेप्रिसिएशन आ जाएगी 12,000। अगली दफा फिर आप जब निकालेंगे तो 1 लाख में से 40,000 और माइनस 12,000, जो आएगा उसका 20%। इसमें थोड़ा टाइम ज़ाया होता है। तरीका ये ठीक है कि आप 1 लाख में से पिछली डेप्रिसिएशन बार बार माइनस करते हैं, जो वैल्यू बचती है, बाकी बुक वैल्यू कहते हैं उसको, या कैरिंग वैल्यू, उसका 20% ले लेते हैं। मैं इस तरह नहीं करता, हमारे पास ये तरीका नहीं है, हम ये तरीका अडॉप्ट नहीं करते। मैं जरा ये निकालूं, ये अमाउंट कितनी आती है। जी जनाब, अगर मैं 1 लाख में से 40,000 लेस करूं तो ये 48,000 बचता है, तो 9600 की ये डेप्रिसिएशन आती है। ये आपका तरीका है, आप लोग ऐसे करते हैं, चलो मैं सारा ही कर देता हूँ। जी जनाब, 38,400 इसका ले लेंगे। अच्छा जी, 38,400, चलो सीधे सीधे ले लेते हैं। 7680।
आगे 1,40,000, 12,000, 7,680, इसका 20% माइनस इंटू 20%। तो ये तरीका ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। ये हमारी हर साल की टैक्स डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस निकल आया। पहले साल में 40,000 एक्सपेंस लिखेंगे, दूसरे साल में 12,000, तीसरे साल में 9,600, चौथे साल में 7,680 और पांचवें साल में 6,144। तो ये हर साल की डेप्रिसिएशन निकल आएगी। मैं ये तरीका अडॉप्ट करने का हामी नहीं हूँ, सिर्फ पहले साल में तो करूंगा, दूसरे साल से ऑनवर्ड हम क्या करेंगे। हमारा तरीका ये नहीं है। हम इस तरह करते हैं, पहले साल में डेप्रिसिएशन आ गई 25,000, वो ठीक है, और 15,000, टोटल आ गई 40,000। अब हम दूसरे साल की डेप्रिसिएशन निकालने के लिए जो पिछली नॉर्मल डेप्रिसिएशन है, इनिशियल वाली नहीं, सिर्फ नॉर्मल डेप्रिसिएशन, हमारी पिछली नॉर्मल डेप्रिसिएशन है 15,000। तो हम क्या करेंगे, 15,000, ये क्योंकि 20% है तो 15,000 का 80% डायरेक्ट कर लेंगे। अगर 20% नॉर्मल डेप्रिसिएशन का रेट होना, तो पिछली नॉर्मल डेप्रिसिएशन का 80% कर लें। अगर डेप्रिसिएशन का रेट 10% हो, तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन जो पिछली है उसका 90% कर लें। तो मैं ये 15,000 का 80% करूंगा तो 12,000 डेप्रिसिएशन वही आ जाएगी जो पहले यहाँ निकली हुई है। अब ये जो 12,000 आया है, इस 12,000 का 80% कर लेना है कैलकुलेटर से। हमने टाइम बचाना है ना, तो शॉर्टकट ये है कि पिछली नॉर्मल डेप्रिसिएशन का इंटू 80% करी जाए। अगर 20% नॉर्मल रेट हो तो आपने 80 लेना है, तो 9,600। अब आप कैलकुलेटर पे 9,600 का 80% करेंगे, 7,680। अब आप इसका 0.8 ले लेंगे, टाइम बचेगा। 80% को 0.80 कहते हैं, अच्छा सॉरी, 7,680 का। ठीक है, तो ये तरीका मैं अडॉप्ट नहीं करूंगा, ये टाइम वेस्टिंग तरीका है। तरीका ये वाला चलाएंगे हम, पहले साल को वैसे ही करेंगे, दूसरे साल के लिए पिछले पहले साल की नॉर्मल डेप्रिसिएशन का 80%, तीसरे साल के लिए दूसरे साल की नॉर्मल डेप्रिसिएशन का 80%। ये तरीका आपका इस्तेमाल होगा अगर आपकी डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से है। तो पिछले साल की जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन है उसका 80% लेते जाए। ठीक है जी, तो ये आपकी नॉर्मल डेप्रिसिएशन आ जाएगी। इस पैराग्राफ में यही बताया गया है, मैंने यही शॉर्टकट तरीका अपनाया है। इनिशियल अलाउंस लें, नॉर्मल डेप्रिसिएशन लें, और पिछली नॉर्मल डेप्रिसिएशन का 100 माइनस रेट करके रिमेनिंग 80% ले लें। तो ये हर साल की नॉर्मल डेप्रिसिएशन आ जाएगी बेटा। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन निकालने के दो मेथड पढ़ रहे थे हम, पहला स्ट्रेट लाइन है, दूसरा रिड्यूसिंग बैलेंस है। रिड्यूसिंग बैलेंस में हम शॉर्टकट लगाएंगे। एग्जाम नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वो आपने याद रखना है। एग्जाम नोट ये है कि इनिशियल अलाउंस सिर्फ तब लेते हैं जब क्वेश्चन में बताया हो। अगर क्वेश्चन में इनिशियल अलाउंस का जिक्र नहीं है तो आपने अपनी तरफ से एज्यूम नहीं करना। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल डेप्रिसिएशन जो है टैक्स लॉ के मुताबिक आखिरी साल में नहीं लेते, लेकिन हमने लेनी है बिल्कुल अकाउंटिंग की तरह। तो टैक्स लॉ ये कहता है, वैसे प्योर टैक्स लॉ ये कहता है कि पांचवें साल में डेप्रिसिएशन ना ले। मैं पांचवें साल डेप्रिसिएशन लूंगा। अगर आई क्या आपने पांचवें साल कभी ली हो कभी ना ली हो तो आपने परेशान नहीं होना। हम अकाउंटिंग की तरह आखिरी साल में नॉर्मल डेप्रिसिएशन लेंगे। ये दूसरा नोट है, यानी ये जो आखिरी साल था जिसमें आप एसेट बेचेंगे, टैक्स लॉ ये कहता है कि ईयर ऑफ डिस्पोजल में डेप्रिसिएशन नहीं लेते, लेकिन हम लेंगे जैसे अकाउंटिंग में करते हैं, ताकि हमारा ट्रीटमेंट सेम रहे और आंसर भी सेम ही आएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब अगला सवाल पैदा होता है कि गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे। मसलन इसी एग्जांपल में अगर मैंने आखिरी साल में ईयर 5 में गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल निकालना हो,
तो वो कैसे निकालूंगा? जी बेटा, अगर आखिरी साल में गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल निकालना हो, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल निकालना हो, तो फिर आप जो 5वें साल के एसेट की स्क्रैप वैल्यू है, उसको स्क्रैप प्रोसीड्स भी कहते हैं, 5वें साल की, उसमें से एसेट की कैरिंग वैल्यू माइनस करें, 5वें साल की। यानी कंसिडरेशन रिसीव या कैश रिसीव की जगह लिखेंगे स्क्रैप सेल प्रोसीड्स, स्क्रैप वैल्यू जितने बेच के पैसे आने हैं, तो एसेट की जितनी स्क्रैप वैल्यू है, तो स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट में से कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट लेस करेंगे ईयर 5 की। तो मेरी वाली एग्जांपल में स्क्रैप वैल्यू 15,000 है, यानी एसेट 5वें साल के एंड पे 15,000 का बिक जाएगा। अच्छा जी, ये जो कैरिंग वैल्यू होती है ये अकाउंटिंग में जैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो हमारा जो एसेट था वो 1 लाख का था, और ये जो डेप्रिसिएशन थी इसका टोटल कर लेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40,000, 12,000, 9,600, 7,680 और लास्ट में 7,5,424। कैरिंग वैल्यू का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो एसेट की कॉस्ट थी 1 लाख, और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 7,5,424। तो 1 लाख, सर, तो ये हमारी कैरिंग वैल्यू आ जाएगी 24,576। यानी हमारा जो एसेट है उसकी कैरिंग वैल्यू या बुक्स में वैल्यू 24,000 है, और हम उसको बेच रहे हैं 15,000 रुपए का। तो क्योंकि वो कम वैल्यू पे बिक रहा है, 24,000 से कम वैल्यू पे बिक रहा है, तो ये आखिरी साल में एसेट को बेचने पर लॉस हो रहा है। प्लस माइनस के साइन की अहमियत नहीं है, अहमियत ये है कि आपने यहाँ पर इंग्लिश में क्या लिखा है, गेन लिखा है कि लॉस लिखा है। तो 9,576 का आखिरी साल में लॉस ऑन डिस्पोजल आ जाएगा, एसेट को बेचने पर लॉस है। अगर स्क्रैप वैल्यू कैरिंग वैल्यू से ज्यादा हो तो गेन आता है, अगर स्क्रैप वैल्यू कैरिंग वैल्यू से कम हो तो लॉस ऑन डिस्पोजल आता है। ले जी बेटा, तो मैंने आपको ये भी सिखा दिया कि गेन लॉस कैसे निकालना है, हालांकि वो अगले पेज पर है कि एसेट के ऊपर गेन लॉस कैसे निकालते हैं, एसेट के ऊपर गेन लॉस कैसे निकालते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि अगर तो स्ट्रेट लाइन मेथड हो, अगर तो स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो आखिरी साल में गेन और लॉस कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। उसकी वजह ये होती है कि आखिरी साल में स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट और कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट बराबर होती है स्ट्रेट लाइन में। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में गेन और लॉस कैलकुलेट नहीं किया जाता आखिरी साल में। उसने ये एक मिसाल दिया है कि अगर 1 लाख का प्लांट हो, एनुअल डेप्रिसिएशन 17,500 की हो, तो 4 साल की डेप्रिसिएशन बनती है 70,000, कैरिंग वैल्यू बनती है 30,000। तो आपकी एसेट की जो स्क्रैप वैल्यू 30,000 है और कैरिंग वैल्यू भी है, इसीलिए आखिरी साल में गेन लॉस नहीं आता। तो अगर स्ट्रेट लाइन मेथड हो टैक्स डेप्रिसिएशन निकालने का, तो उसमें गेन लॉस नहीं होगा। अच्छा, लेकिन अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो फिर आपका गेन लॉस निकाला जाएगा। गेन और लॉस निकालने का फॉर्मूला है स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट माइनस कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट। कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। उसने ये कहा है अगर स्क्रैप वैल्यू ज्यादा हो कैरिंग वैल्यू से तो गेन आएगा, अगर स्क्रैप वैल्यू कम हो तो लॉस आएगा। उसके बाद उसने कहा एनपीवी के टेबल में इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। तो बेटा अगर तो गेन और लॉस आ जाए तो उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल, ये भी एक नॉन कैश आइटम है। अगर गेन आ जाए तो आखिरी साल में पहले इसको ऐड करना है, बाद में इसको लेस कर देना है। कि मैंने आपको बता दिया हुआ है कि अगर गेन और डिस्पोजल आ जाए, गेन आ जाए डिस्पोजल पर,
तो आखिरी साल में पहले उसको ऐड करना है, बाद में लेस करना है। अगर लॉस आ जाए तो आखिरी साल में पहले लेस करना है, बाद में ऐड बैक करना है। ये अब आपको याद रखना पड़ेगा। तो गेन ऑन डिस्पोजल को ऐड एंड देन लेस। लॉस ऑन डिस्पोजल आ जाए तो इनिशियली उसको लेस करेंगे, बाद में उसको ऐड बैक करेंगे। तो ये गेन और लॉस को कैलकुलेशन और उसका ट्रीटमेंट है। आखिरी आखिरी चीज क्या है? चलें, उससे पहले उसने एक एग्जांपल दिया है, चलें हम करते हैं कैलकुलेशन। कहता है एक एसेट खरीदा गया 10,000 रुपए का, जिसकी लाइफ 4 साल है। 4 साल के एंड पर हम उसको 2500 का बेच देंगे। इनिशियल अलाउंस 10% है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन 25% है, रिड्यूसिंग बैलेंस। कहता है हर साल की टैक्स डेप्रिसिएशन निकालें और आखिरी साल में गेन और लॉस निकालें। चले जी, हर साल की टैक्स डेप्रिसिएशन क्या आएगी? एनुअल टैक्स डेप्रिसिएशन। जी बेटा, ईयर 1 में इनिशियल अलाउंस ना हो तो फिर नहीं लेना। इनिशियल अलाउंस है 10%। तो एसेट की कॉस्ट है 10,000, उसका 10% करें तो 1,000 की इनिशियल अलाउंस आ जाएगा। और नॉर्मल डेप्रिसिएशन पहले साल की आएगी 10,000 की कॉस्ट माइनस 1,000 इंटू 25%। तो 9,000 का 25%, 2250, 2250। तो पहले साल की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा 3250। ये एक्सपेंस है जो ईयर 1 में लेस किया जाएगा पहले। अच्छा जी, दूसरे साल की टैक्स डेप्रिसिएशन निकालनी है, वो नॉर्मल टैक्स डेप्रिसिएशन निकालनी है। जी जनाब, दूसरे साल में नॉर्मल डेप्रिसिएशन निकालनी है। तो उसका शॉर्टकट तरीका ये है कि पिछली ये जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन है, इसके ऊपर क्योंकि नॉर्मल रेट 25% है, तो आप 75% ले लें इसका। 1687.5, 1688। तो ईयर 3 की लाइफ उसकी 4 साल थी। और ईयर 4 की जी बेटा, तो ईयर 3 में क्या होगा? इसका आगे से 75% ले लेंगे। 1266। जी, 1266 का 75%, 950। नॉर्मल डेप्रिसिएशन अगर 25% है तो प्रीवियस डेप्रिसिएशन का 75% लेते जाए। ले जी, इसका टोटल कर लें। ये हमारी डेप्रिसिएशन आ जाएगी 3250 प्लस 1688, 1266, तो 7154, 7154। ले जी, एनुअल टैक्स डेप्रिसिएशन के बाद, एनुअल टैक्स डेप्रिसिएशन के बाद उसने कहा है कि गेन और लॉस कैलकुलेट करके, तो टैक्स गेन और लॉस आखिरी साल में
आखिरी साल में गेन और लॉस कैलकुलेट कैसे करना है। तो जो भी एसेट की स्क्रैप वैल्यू होगी, स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट, सॉरी ईयर 4 में स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट हमें दी हुई थी 2500 शायद, ये है स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट है 2500 लेस कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट लेस कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट, कॉस्ट माइनस accumulated depreciation, cost minus accumulated 2846। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसके बाद ये एग्जांपल हमारी, मैंने डिस्पोजल कॉस्ट में से जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस की तो हमारे पास ये आ गई कैरिंग वैल्यू। तो क्योंकि स्क्रैप वैल्यू कैरिंग वैल्यू से कम है, तो जब भी स्क्रैप वैल्यू कैरिंग वैल्यू से कम होगी तो ये लॉस निकल आएगा, ये टैक्स लॉस निकल आएगा। तो 346 का लॉस आ जाएगा, 346 का लॉस आ जाएगा। ठीक है जी, चलो ये हो गया मुकम्मल। आगे चलते हैं, आखिरी स्लाइड है जी बेटा। वो आखिरी चीज ये है कि हमें टैक्स पेमेंट या टैक्स सेविंग निकालनी होती है। तो टैक्स पेमेंट या टैक्स सेविंग, जी बेटा, आखिरी चीज है कि हमें टैक्स पेमेंट या टैक्स सेविंग निकालनी होती है, और ये हर साल निकालनी होती है। हमने ऑलरेडी ये बता दिया हुआ है कि टैक्स पेमेंट जो है वो प्रॉफिट पे निकलेगी, टैक्सेबल प्रॉफिट पे, और टैक्स सेविंग जो है वो हर साल के जहाँ लॉस आएगा वहां निकलेगी। तो वो कहता है एनुअल टैक्स पेमेंट जो है वो प्रॉफिट पे कैलकुलेट की जाएगी फ्रॉम ईयर 1। जीरो पे टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं आती, 1 से लेंगे, ये नीचे लिखा हुआ है। जीरो पे कभी कोई टैक्स की ट्रीटमेंट नहीं आना, जीरो वाली डेट पे टैक्स का ट्रीटमेंट नहीं आना, टैक्स पेमेंट्स या सेविंग 1 से आएंगी। अगर वो कहता है टैक्स या तो सेम ईयर में दिया जा सकता है, सेम ईयर का मतलब है कि ईयर 1 का टैक्स ईयर 1 में ही देंगे। दूसरा, वो क्वेश्चन में ये भी कह सकता है कि टैक्स अगले साल देते हैं दारा, फॉलोइंग ईयर में, या 1 ईयर इन एरियर, ये 3 अल्फाज हो सकते हैं। या टैक्स नेक्स्ट सेम ईयर में देगा, या नेक्स्ट ईयर को फॉलोइंग ईयर भी कहते हैं, या 1 ईयर इन एरियर भी कहते हैं। उसमें क्या होगा, जो ईयर 1 का प्रॉफिट है उस पे जो टैक्स है वो 1 में नहीं देंगे, उसका टैक्स 2 में देंगे। ईयर 2 के प्रॉफिट पे जो टैक्स है वो ईयर 3 में देंगे। ईयर 4 के 3 के प्रॉफिट पे 4 पे, और ईयर 4 अगर आपका है आखिरी साल तो इसका टैक्स ईयर 5 में आएगा। तो ईयर 5 में सिर्फ एक फिगर आ रही होगी टैक्स पेमेंट, जिसकी नीचे जाके प्रेजेंट वैल्यू भी निकलेगी। तो ये एसीसीए में आता है, आई कैप में ज्यादातर यही आता है कि टैक्स सेम ईयर में देते हैं। उसके बाद अगर आपका टैक्सेबल लॉस निकला है किसी भी साल में, तो आपने उस पर टैक्स सेविंग कैलकुलेट करनी है। तो टैक्स पेमेंट और टैक्स सेविंग कैसे कैलकुलेट करनी है वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, कि अगर आपने टैक्स पेमेंट कैलकुलेट करनी है तो टैक्सेबल प्रॉफिट इनटू टैक्स रेट, और अगर लॉस कैलकुलेट करना है तो टैक्स सेविंग, ओ सॉरी, टैक्सेबल लॉस इनटू रेट। जी, अगर सेविंग कैलकुलेट करनी है, अगर टैक्स सेविंग कैलकुलेट करनी है तो वो फॉर्मूला है टैक्सेबल लॉस इनटू टैक्स रेट। ले जी, ये मुकम्मल हो गया हमारा आज का लेक्चर।
अब सिर्फ एक एग्जांपल करेंगे और इसको वाइंड अप कर देंगे। आज के लेक्चर में जो काम की चीज थी वो ये है कि आपको ये फॉर्मेट याद होना चाहिए। ये फॉर्मेट वैसे नोट्स में भी बना हुआ है नीट, ठीक है, कि पहले टैक्स डेप्रिसिएशन को लेस करना है और बाद में ऐड बैक, गेन और लॉस को पहले एडजस्ट करना है, एड लेस करना है, फिर बाद में रिवर्स, और टैक्स की पेमेंट। ये फॉर्मेट में कहाँ पे क्या चीज प्लेस करनी है ये आपको आनी चाहिए। ये मैं एग्जांपल एक करवा रहा हूँ। उसके बाद एग्जाम स्टैंडर्ड क्वेश्चन या पास पेपर के क्वेश्चन हम फिर लेटर ऑन करेंगे क्लास में। चलें जी, वो कहता है जी, सर्वर लिमिटेड अपने एनुअल अकाउंट्स बनाते हैं 31 दिसंबर को। उन्होंने आपको एक प्रोजेक्ट दिया है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जनवरी 2022 में है 90,000, ये जीरो समझा जाएगा। दिसंबर 2022 1 है, दिसंबर 2023 2 है। तो ये 2 साल का डाटा दिया हुआ है। ये आपको प्रोजेक्ट का डाटा दिया है, ये कैश इनफ्लो है। इक्विपमेंट की स्क्रैप वैल्यू 52,000 है 2023 के एंड पे। कंपनी जो कॉरपोरेशन टैक्स देती है वो 30% है उसी साल। इन्वेस्टमेंट के ऊपर टैक्स डेप्रिसिएशन है 25% पर एनम। तो ये नॉर्मल टैक्स डेप्रिसिएशन है, इनिशियल अलाउंस नहीं है। अगर कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसका पूरा नाम होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगर 12% हो तो वो कहता है एनपीवी निकालो और ये बताओ कि कंपनी को ये प्रोजेक्ट करना चाहिए कि नहीं। तो बेटा इसमें सेल वगैरह तो कोई नहीं है, लेकिन एनुअल कैश फ्लोज हैं। तो मैं पहले इसका फॉर्मेट बनाऊंगा जी। हमने एनपीवी निकालनी है 12% पे। जनवरी 22, दिसंबर 22, दिसंबर 23। एनुअल कैश इनफ्लोज दिए हुए हैं, यानी ये सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट वगैरह करके उसने दिए हुए हैं। अभी इसमें से डेप्रिसिएशन लेस नहीं हुई तभी कैश फ्लो लिखा होगा। इसमें से हम लेस करेंगे एनुअल टैक्स डेप्रिसिएशन हर साल वर्किंग करके आएगी, और इधर टैक्स गेन या टैक्स लॉस आएगा आखिरी साल में। अभी मुझे नहीं पता कि गेन आना है या लॉस आना है। तो ये आ जाएंगे आपके, सॉरी, ये आ जाएगा एनुअल टैक्सेबल प्रॉफिट या लॉस। फिर इस पर टैक्स पेमेंट निकालेंगे या सेविंग, और इदारे का टैक्स रेट जो है वो 30% है। उसके बाद ये डेप्रिसिएशन वापस ऐड बैक करेंगे, ऐड बैक करेंगे, और ये गेन लॉस को भी ऐड बैक या रिवर्स करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएंगे एनुअल ऑपरेटिंग कैश फ्लोस। एनुअल ऑपरेटिंग कैश फ्लोस। उसके बाद इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिखेंगे और स्क्रैप वैल्यू। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जीरो में आती है 90,000 की। जो फिगर रेडीमेड है वो कॉपी कर लें, और स्क्रैप वैल्यू है 52,000, ये आखिरी साल आती है। तो ये आपके पास आ जाएंगे नेट कैश फ्लोज। इसको डिस्काउंट करना है 12% पे। हाँ जी, 12% पे।
तो जब आप इसको डिस्काउंट करेंगे तो ये प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। (1.12 रेस पर -1 और -2 ले लें। अब हमारे पास एक वर्किंग होनी चाहिए, एनुअल टैक्स डेप्रिसिएशन। एनुअल टैक्स डेप्रिसिएशन और आखिर में गेन लॉस। टैक्स का मतलब है अकॉर्डिंग टू टैक्स लॉ। तो 2 साल लाइफ है एसेट की ईयर 1 में। 90,000 का एसेट है, उस पर नॉर्मल डेप्रिसिएशन निकालेंगे। 90,000 का 25%, तो 22,500। ईयर 2 की नॉर्मल डेप्रिसिएशन 22,500 का 75%। 2 साल लाइफ है बस प्रोजेक्ट की। 16,875। तो ये टोटल आ जाएगी एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन 39,375। तो हर साल की डेप्रिसिएशन लेस करेंगे 22,500, 16। टोटल नहीं लेस करनी, हर साल की अलग अलग लेस करनी है। उसके बाद अब गेन लॉस निकलेगा, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल। तो एसड की स्क्रैप वैल्यू लिखेंगे। क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू एसड की दी हुई थी 52,000। माइनस कैरिंग वैल्यू करेंगे। एसड की कैरिंग वैल्यू होती है, सबको पता है, कॉस्ट ऑफ एसड माइनस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। 90,000 माइनस 39,375। तो ये आ गया 50,625। 50,625 एडजस्ट किया, प्लस माइनस किया, तो 1,375 आ गया। अब सवाल पैदा होता है कि ये गेन है कि लॉस है, क्योंकि हमें पता है कि जब भी स्क्रैप वैल्यू ऑफ द एसेट या सेल प्रोसीड ऑफ द एसेट कैरिंग वैल्यू से ज्यादा होंगे तो ये गेन होगा। तो ये गेन ऑन डिस्पोजल है, लॉस नहीं है। तो आखिरी साल गेन ऑन डिस्पोजल ऐड होना है, लॉस नहीं है। 1375 का गेन ऑन डिस्पोजल एडजस्ट होना है। चले, अब हम प्लस माइनस बस करेंगे। तो ये 22,500 आ गया पॉजिटिव। अगला 60,000, 16,875, तो 44,500। इन दोनों पे टैक्स पे करना है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो टैक्स पेमेंट है, टैक्स सेविंग नहीं है, तो टैक्स पे करना है। तो चलिए मैं पहले इस पे 30% निकाल लेता हूँ। 133,50, 22,500 पे 6,750। डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर दें, ऐड बैक
और ये जो गेन था जो ऐड किया था इसको लेस कर दें। ये दोनों चीजें नॉन कैश हैं। डेप्रिसिएशन भी नॉन कैश है और गेन लॉस भी नॉन कैश होता है। तो चलें अब प्लस माइनस करके क्या आता है। 38250। जी बेटा 38250। 38250। नेट कैश फ्लोज भी लिख देते हैं 38250। इसको प्लस माइनस करते हैं। -13350 प्लस 16875 -1375 46650 प्लस 52,98650। ले जी, अब हमने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। ये तो 90 आएगा जी। 38250 इंटू 1.12 रेस पर -1 तो 34152। अगली दफा 9898650 तो ये आ जाएगा 78643। 78643। तो एनपीवी क्या आती है? 22795। ले जी, ये पॉजिटिव एनपीवी है। उसने अब डिसीजन भी मांगा था, एडवाइस करो कि प्रोजेक्ट करना चाहिए कि नहीं। तो आप कहेंगे प्रोजेक्ट हैज पॉजिटिव एनपीवी so it should be undertaken। so it should be undertaken या acceptable। लें जी, मुकम्मल हो गया। आज बस हम इतना ही करेंगे। आप अगर एक्स्ट्रा एग्जाम्पल करना चाहें तो टैक्स की आप एग्जाम्पल कर सकते हैं 17.33। बस ये एक एग्जाम्पल कर लें। बाकी फिर एग्जाम स्टैंडर्ड प्रैक्टिस सब मैंने करवानी है। एक एडजस्टमेंट हमारी रह गई है तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो 17.33। चले, ओके जी, अल्लाह हाफिज। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।